विल स्टार्ट द सेशन। वही है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स लेसन में। ठीक, पहली तो चीज ये लेसन की क्यों जरूरत पड़ गई, तो फिजिक्स में हम लोग जैसे स्कूल लेवल पर भी पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने फाउंडेशन कोर्स में भी आपको बताया था कि बहुत जगह पर फिजिक्स में मैथ्स का यूज होता है। बहुत जगह पर बोलने से अच्छा है, करेक्ट वर्ड ये है कि हर जगह फिजिक्स में मैथ्स का यूज होने वाला है, तो इसलिए मैंने नाम दिया है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो इसमें हम लोग जो भी फिजिक्स में मैथ्स यूज होगा उसका बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स आपको मैथ्स के सर पढ़ाने वाले हैं। तो इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था। मैंने उसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, और दूसरा वीडियो आज शाम तक हो जाएगा। तो पिछले दोनों सेशन यूट्यूब पे आ जाएंगे। आज का सेशन है सेशन नंबर 3। ठीक है, तो दोनों सेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ओके, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये अपना टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कैलकुलस, जो हम लोग और कुछ लेक्चर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है कैलकुलस से। स्केलर्स एंड वेक्टर्स बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। तो फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ है, टाइम है, ये मेजर करने वाली चीजें हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी की दो कैटेगरी बनी, एक है स्केलर, दूसरी वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। एग्जांपल है टाइम। टाइम को सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर्स आर क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जांपल है वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो वो किस तरफ मूव कर रहा है ये बताना जरूरी है, तो वहां पर हो गया वेक्टर्स। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। ठीक है, मास इज स्केलर, कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है तो उसका उससे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमने उसका डिस्टिंग्विश किया था पिछले सेशन में। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे। ये हो गया स्केलर्स और वेक्टर्स। व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, ये हमने रिवाइज किया क्विक रिवीजन में। ओके, अब स्केलर और वेक्टर में से इस लेसन में ज्यादा फोकस किस पे है, तो वेक्टर पे, क्योंकि स्केलर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्केलर का जो मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि टाइम है, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड हमने कुछ किया, कोई इवेंट हुआ 2 सेकंड और 3 सेकंड के लिए, तो टोटल इवेंट कितने सेकंड के लिए चला, दोनों मिला के 5 सेकंड। तो सिंपल एडिशन होता है यहाँ पर। स्केलर्स और वेक्टर्स में से वेक्टर्स हम लोग खास पढ़ते हैं, स्केलर्स अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स जो हमने स्कूल में सीखा है वही मैथमेटिक्स है। नॉर्मल एडिशन होता है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है ना, नॉर्मल डिवीजन होता है। लेकिन वेक्टर्स के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन अलग है, वेक्टर्स को अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी वेक्टर्स इन मोर डिटेल। तो हमने वेक्टर्स लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, और मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये टॉपिक पढ़ाया था वेक्टर्स के लिए। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन ग्राफ और इन डायग्राम। तो वेक्टर्स को एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स आर शोन बाय एरोज। अगर सपोज मैं ये पॉइंट पर खड़ा हूँ, ओपन ग्राउंड है, और मैंने सपोज ये डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देता है, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है मेरी इस तरफ, है ना। तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चला, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से हम लोग वेक्टर से दिखा सकते हैं। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये एरो, और ये 10 मीटर के लिए ये एरो बनाया। ठीक है, फिर मैं नॉर्थ में गया, और सपोज ये है ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो मैं नॉर्थ में गया और 2 मीटर, तो मैं यहाँ पर एरो ऐसे रखूंगा, 10 मीटर इस तरफ गया और 2 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, एरो की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। वो जितना बड़ा वेक्टर उतना बड़ा एरो, जितना छोटा वेक्टर उतना छोटा एरो। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर को लिखने का तरीका, पहली चीज, मतलब डायग्राम में लिखने का। अब मैथमेटिकली तो ये हो गया। दूसरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वो ए वेक्टर, ये भी मैंने लास्ट सेशन में बताया था। ये ए से बी वेक्टर है, तो ये हो गया ए बी वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग ऐसे 2 लेटर वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो वो ए, ऊपर ये एरो दिया है, एरो इंडिकेट्स दैट इट इज वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी एक बार याद कर लेते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इजी टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन
ये ऐसे लिखने से अच्छा हम लोग थोड़ा ज्यादा परफेक्ट वर्ड यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन वेक्टर बाय स्केलर। इसका मतलब क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल चीज है ना। तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बट सिंपली किसी भी वेक्टर को हमें स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमने कल देखा था पिछले सेशन में कि वेक्टर को ऐसे आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सो 2i प्लस पी जे प्लस 4k, ये हो गया वेक्टर को लिखने का तरीका, जिसमें आई होता है उस वेक्टर का x कंपोनेंट, j होता है उस वेक्टर का y कंपोनेंट, और k होता है उस वेक्टर का z कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो वेक्टर है बच्चों, इसके हम लोग अगेन ये जो पार्ट है ये हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो ये लेटर से इसको मैंने a वेक्टर बोल दिया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, इस वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर टाइम है तो 2 सेकेंड लिखेंगे, तो सिंपली 2। ये नंबर जो है वी कॉल दिस नंबर एज अ स्केलर। सिंपल, जो नॉर्मल नंबर्स थे उनको ही अभी हम लोग फिजिक्स में क्या बोलेंगे, उनको स्केलर्स बोलेंगे। तो लेटर से मैंने ये एक और वेक्टर डिफाइन किया, वेक्टर बी। वेक्टर बी इज डिफाइंड एज 5 टाइम्स ले लो, 5 टाइम्स वेक्टर है। तो ये 5 क्या है, इट इज स्केलर, और ये ए क्या है, इट इज वेक्टर। तो 5 टाइम्स है तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 से इस हर एक चीज को मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो आंसर कितना आ जाएगा, ओरली बताओ। ये आ जाएगा 5 2 10i प्लस 5 3 15j प्लस 5 4 20। तो ये हमने पिछले सेशन तक पढ़ी हुई चीजें हैं। तो आज हम लोग नया चीज पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। रूल्स अगर ध्यान में आ गए आपके, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दो आज के सेशन का, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग लॉजिक से जाएंगे पहले, एंड देन वी विल यूज मैथमेटिक्स, है ना। फर्स्ट वी विल यूज लॉजिक एंड देन वी विल मूव टू मैथमेटिक्स। तो एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। हाँ, सपोज मैं अगेन ओपन ग्राउंड है, मैं यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट से मैंने 10 मीटर में मैं वॉकिंग किया टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, उसके बाद और 2 मीटर हम चले ईस्ट में वापस से। ठीक है, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो लेट अस कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज s1 बार, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज s2 बार। सो व्हाट इज माय टोटल डिस्प्लेसमेंट s1, तो मैं यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, फिर आगे और गया 2 मीटर, तो टोटल मैं कहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज माय टोटल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल एडिशन कर दो, 10 मीटर प्लस 2 विच इज 12 मीटर टूवर्ड्स, व्हाट इज द डायरेक्शन, ईस्ट। ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर, है ना। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, if this is x axis, if I say that this direction is x axis and this is y axis, then I can write this answer as 12 I cap। I cap क्यों लिखा है, क्योंकि ये x डायरेक्शन मैंने अभी बोला है कि if I say that this direction is x direction, then I can write I। अगर ये डायरेक्शन y होती तो मैं यहाँ क्या लिखता, j। ये डायरेक्शन z होती तो यहाँ क्या लिखता, k। ठीक है, डायरेक्शन जब नहीं पता है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 12 मीटर, किस तरफ हुआ, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। ये समझा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से लिखा हमने। सेकंड सिचुएशन ऐसा है कि मैं 10 मीटर आगे गया टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। अब मैं इसका केस नंबर 2 ले रहा हूँ। 10 मीटर मैं किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ। ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो अगर मैं 2 मीटर वापस से यहाँ से 2 मीटर वेस्ट की तरफ वापस आया, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 मीटर गए हम लोग ईस्ट की तरफ, 2 मीटर आए वेस्ट की तरफ, ये हो गया मेरा S2 वेक्टर। याद रखो S2 वेक्टर का डायरेक्शन ये है, लेकिन वेक्टर नोटेशन में ये ऊपर का एरो देख लो, है ना। ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता, ये लिखने का तरीका है, दिस इज द नोटेशन, है ना। तो S2 वेक्टर मैंने ऐसे एरो इस तरफ दिया है, बट इट डजंट मीन कि वेक्टर उस तरफ होगा, है ना। S1 वेक्टर का एरो भी इस तरफ दिया है, तो सिंपली हम लोग कोई भी वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर इस तरफ है। वेक्टर का एरो देखो, ये ओरिजिनल डायग्राम देखो, तो ये S1 वेक्टर गया इस तरफ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, और S2 वेक्टर है रिटर्न वापस से 2 मीटर। तो अब ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है चार्ट में बताओ मुझे जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं 10 मीटर चला, फिर वापस से 2 मीटर आ गया, तो ये मेरी एंड लोकेशन है, लास्ट लोकेशन, ये मेरी स्टार्ट लोकेशन है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट नाउ, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। यस 8 मीटर है, करेक्ट आंसर है। तो ऑब्वियस बात है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर रुक गया, तो ये 10 और ये 2 माइनस हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, S1 वेक्टर में से S2 वेक्टर माइनस कर दिया, तो ये हो गया 10 माइनस 8 इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, डायरेक्शन बताओ, ईस्ट या वेस्ट। बहुत बच्चों का आंसर आया है 8 मीटर, करेक्ट है। अब मुझे डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट। प्रथमेश को लगता है ईस्ट, बाकी मेंबर्स को क्या लगता है, ईस्ट या वेस्ट। दो दोनों छोड़ के और तीसरी डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। ईस्ट या वेस्ट में से कौन सी होगी, सोम को भी लगता है ईस्ट, मानस ईस्ट, रौनक भी ईस्ट, बहुत सारे आ गए आंसर एक ही बार में। ठीक है, तो चलो सबको ईस्ट लगता है, तो आंसर सही है, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ कैसे आया देखो, स्टार्टिंग यहाँ से किया, आखिरी में कहाँ हुए, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग से एंड लोकेशन की बात करो तो वो उस तरफ है, एंड लोकेशन स्टार्टिंग के उस तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हुआ है। सो दैट्स व्हाई वो डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट, तो हमने लिख दिया ईस्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया सिंपल केसेस, देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेक्टर निकालना है, तो ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अभी इसके मैं और थोड़े एग्जांपल ले लेता हूँ, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एडिशन का, फिर हम लोग इसके डिफिकल्ट एग्जांपल्स देखेंगे। अब मैं आपको, देखो फिजिक्स में ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बताया था आपको कि रियल लाइफ में किस तरह से कैलकुलेशन होगा। अब फिजिक्स में हम लोग जब नोटबुक में ये सारी स्टडी करेंगे तो वी यूज एक्स वाई जेड एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पर क्लासरूम में एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही यूज करेंगे, so that it will be easy to understand the concept। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज ये अपना ओपन ग्राउंड है, पॉइंट ए, इतना नहीं लेते इसको, यहाँ पर लेते हैं, पॉइंट ए यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे थोड़ी बड़ी बना देते हैं एक्सिस को, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ओरिजिन पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर ले लो। अब मैं यहाँ 2 मीटर से कहाँ पर गया, 10 मीटर वाले मार्किंग पे गया, ठीक है, बी पॉइंट है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के को क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, चैट बॉक्स में बताओ, ए बी वेक्टर कितना होगा। जो मैंने अब तक पढ़ा है वही यूज करना है। यस 12, 12 हो गया, 8 मीटर, 8 मीटर वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों इसको। आपने आंसर तो सही दिया है, 2 और 10, तो ये टोटल कितना है, 10 माइनस, ये टोटल डिस्टेंस देखो ना, ये तो मार्किंग है, एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस मार्किंग्स है। तो 2 से स्टार्ट किया, 10 तक गए, तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर मैथमेटिकल एडिशन करना था, ये तो लेंथ हो गया, तो 8 मीटर सबका सही है। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन में हम ऐसा थोड़ी ना लिखते हैं 8 मीटर, वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 8, रौनक ने सही लिखा है 8 आई कैप, इसका आया, और प्रथमेश का करेक्ट आया है 8 आई कैप। ओके वेरी गुड। तो इसको लिखेंगे क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वी विल राइट दिस एज 8 आई कैप, ये समझा। अगेन ओरिजिन से चालू नहीं हो रहा था इसलिए हमने ये माइनस वगैरह की, सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई इसकी लेंथ 8 है और वो एक्स डायरेक्शन में, तो उसको आई कैप दे दिया, तो इसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो वी राइट आई कैप। इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, ये था, ये कौन सा डायरेक्शन था, एक्स डायरेक्शन था। सपोज हम लोग बी पॉइंट पर पहुंच गए, ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंच गए, ये 10 मीटर था ना मार्किंग, हाँ, और यहाँ से और 2 मीटर ऊपर की तरफ इसी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
और 2 मीटर गए, ठीक है, बी से सी गए, तो बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? बी से सी गए और ऑब्वियसली ऊपर मतलब वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका वेक्टर में क्या लिखोगे? बी से सी। देख लो मैंने ये हाइट कितना दिया है, 2 मीटर दिया है ना? दिस हाइट इज 2 मीटर। देखते हैं आंसर क्या आएगा चैट बॉक्स में। 2 जे कैप, वेरी गुड, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट, वेरी गुड। तो क्या आ रहा है आंसर? 2 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड है 2, डायरेक्शन है वाई, तो आंसर आ जाएगा 2 जे कैप। ये क्लियर है बच्चों? अब मैंने अगर आपको पूछा कि ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट था S1, ये मेरा लास्ट डिस्प्लेसमेंट था S2, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा S1 प्लस S2, लॉजिक है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, या फिर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग ये कैसे करते हैं, ये 8 है, ये 2 है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 10 मीटर आंसर आना चाहिए नॉर्मल मैथमेटिक्स से, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर्स है, यहाँ पर आंसर 10 सॉरी 8 प्लस 2 10 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर कुछ और आएगा। क्या आंसर आएगा देखो, नहीं खुद, अच्छा, क्या सॉरी क्या आंसर आएगा वो देखो। इस डिस्प्लेसमेंट क्या है, S1 प्लस S2, यहाँ से यहाँ तक ये पहला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तो अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट। हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सीखा है, स्टार्टिंग से एंड तक जो भी शॉर्टेस्ट लाइन होगी, तो ये शॉर्टेस्ट लाइन है, ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेक्टर मेथड में हम लोग S1 प्लस S2 लिखेंगे, S1 या फिर AB वेक्टर कितना है, इट इज 8 आई कैप, BC कितना है 2 जे कैप, ये हो गया मेरा आंसर, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। बट इससे पहले ये हो गया वेक्टर मैथमेटिक्स, हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। ये कितना था, ये था 8 मीटर, ये है 2 मीटर, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, पाइथागोरस सभी को आता है। तो इस AC की मुझे लेंथ बता दो, व्हाट इज लेंथ ऑफ AC। अंडर रूट ऑफ क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा मतलब, कितना हो जाएगा ये 68, रूट ऑफ 68, रूट निकालने की जरूरत नहीं है, वी विल कीप इट एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 68 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड। हमने क्या लॉजिक लगाया था, नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से, स्केलर मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता है स्कूल में जो सीखा है, ये 8 मीटर चला, फिर और 2 मीटर चला, तो टोटल कितना चला, 8 और 2 10 मीटर चला, लेकिन आंसर कहाँ, ये 10 मीटर आ रहा है, आंसर तो आ रहा है रूट 68 मीटर। दिस डिस्टेंस इज रूट सिक्स, दिस डिस्प्लेसमेंट इज रूट 68 मीटर। तो यहाँ पर हमने वेक्टर मैथमेटिक्स यूज किया है। हम आंसर को कैसे लिखेंगे, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, दिस इज वेक्टर मेथड और दिस इज वेक्टर आंसर। इसी को हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, है ना, दिस इज योर AC वेक्टर, दिस इज AC वेक्टर, AC वेक्टर कितना है 8 आई प्लस 2 जे, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का स्टैंडर्ड मेथड क्या है, अंडर रूट में ये जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 64 प्लस 4 विच इज रूट ऑफ 68। ये आंसर और ये आंसर टैली कर रहा है, देखो, है ना। तो ये तरीका होता है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट में उसके जो I J K के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर निकालो और उसका स्क्वायर रूट कर दो टोटल का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के ऊपर से गया होगा, डोंट वरी, इसका हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाला है ना, पूरा लेसन में यही करना है हमने हमको, तो ये क्लियर हो जाएगा आगे के एग्जाम्पल्स में। तो मुझे आपको क्या बताना था इस एग्जाम्पल से, कि यहाँ पर जो वेक्टर का एडिशन होता है, अगर वेक्टर एक ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो यहाँ पर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, सो इनका मैथमेटिक्स या एडिशन जो है इट इज नॉट सेम एज व्हाट वी हैव डन इन स्कूल्स, है ना। जो हमने अब तक मैथमेटिक्स किया है वो और ये मैथमेटिक्स अलग है, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो है उसकी लेंथ, मीटर में उसका यूनिट आ जाएगा, लेट अस से ये मीटर है, तो दिस विल आल्सो बी इन मीटर्स, है ना। चाहिए तो उसको आप निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा वो
इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग, 8.2 और 3 कुछ तो आएगा, जो भी आता है ना? सो दैट विल बी इट्स स्क्वायर रूट। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। जहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, है ना, उसकी वैल्यू। ठीक है, हाँ, ये मैंने कैसे लिया ना, इसका हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। क्या करना है, आई और जे के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दो, है ना। दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड, फॉर्मूला है वो मैं डिराइव करके बताऊंगा, फिर आगे के टॉपिक में आएगा। ये थोड़ा बेसिक हो जाए उसके बाद आएगा वो पार्ट, तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखते हैं और क्या है, किसी का कुछ डाउट? ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो समझा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% नहीं भी समझेगा तो हम लोग आगे करने ही वाले हैं इस पार्ट को। तो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एडिशन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। नॉर्मल एडिशन हमने जो स्कूल में पढ़ा है, तो ये और ये ऐड कर दो खत्म। यहाँ पर वैसा नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वेक्टर से ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको माइनस कर दो। ऐसे है 90 डिग्री वगैरह एंगल बन रहा है, तो वहां पर मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है। तो अभी हम लोग इस पे जाएंगे, कुछ इसके लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको समझ जाएगा कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। उससे पहले हम लोग सिंपल सिंपल एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द मेन टॉपिक, जो कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा है उतना क्लियर है क्या वो चेक कर लेंगे बस, और फिर आगे जाएंगे मेन टॉपिक पे, है ना। तो यहाँ पर ये लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस वही सिस्टम लेके चलेंगे हम लोग आगे। एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसा, है ना, यहाँ पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ही लेके चलते हैं। 2 मीटर से 10 मीटर तक ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट S1। फिर 10 मीटर से आगे और 15 मीटर, ये ओरिजिन है। दीज आर डिस्टेंस मार्किंग, डिस्टेंस मार्किंग दे देता हूँ। 1 2, फिर यहाँ पर होगा 3, देन 4 5 6 एंड, ठीक है, ये सारे नहीं देते। दिस विल बी 10 मार्किंग। ठीक है, डिस्टेंस मार्किंग है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर, देन दिस इज 15 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है S1, यहाँ से यहाँ तक है S2। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट S बार, S1 बार प्लस S2 बार। हमने ऐड क्यों किया, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ऐड क्यों किया है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, सो कितना आ रहा है 13। ठीक है, देखते हैं, ये 2 और ये 10, मतलब ये टोटल कितना हुआ है, ये 8 मीटर है। 8 प्लस ये कितना है, 5 है, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में तो इसको आई कैप लिख देंगे, खत्म हो गया आंसर, है ना। S1 इज 8 आई कैप, S2 इज 5 आई कैप, तो 8 प्लस 5 हो गया 13 आई कैप। सिंपल था ना, 8 आई कैप प्लस 5 आई कैप, 13 आई कैप। याद रखो, आई और जे होगा तो ऐड नहीं कर सकते, है ना। पिछले एग्जांपल में ऐसा कुछ तो आया था ना, 8i + 2j, तो इसको हम लोग 8 + 2 10j या 10i नहीं लिख सकते, है ना। इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग आई और आई को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ यही स्पेस में। एक ब्लॉक है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में रखा है हमने। इस ब्लॉक पे इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है, और पीछे की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, दिस फोर्स इज F1 वेक्टर, ऑब्वियसली वेक्टर होगा। दिस फोर्स इज F2 वेक्टर। व्हाट विल बी द नेट फोर्स, F नेट वेक्टर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई करो, तो देखो, ये F1 वेक्टर है। हाँ, बहुत लोगों का 6i कैप आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, हम यही स्टैंडर्ड एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर क्या है,
10 न्यूटन किस तरफ है, आई डायरेक्शन में, तो हमने F1 वेक्टर को लिखा है 10 आई कैप, ठीक है। F2 वेक्टर है 4, डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन लेकिन पीछे की तरफ, तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 आई कैप। माइनस क्यों लिखा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में तो है लेकिन इस तरफ है क्या, नहीं, एक्स डायरेक्शन में पीछे है, सो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सो माइनस आई कैप लिखना है यहाँ पर। और मैग्नीट्यूड कितनी है 4, सो -4 आई कैप, तो कितना हो गया 10 - 4, 6 आई कैप हो गया इसका आंसर, ठीक है। यस यस, नेगेटिव वेक्टर वाला लॉजिक लगा यहाँ पर, करेक्ट करेक्ट, सभी का करेक्ट आया, वेरी गुड। आप लोग जल्दी सीख रहे हो तो मैं फटाफट से लेवल बढ़ाते जाता हूँ फिर, है ना। अब देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन को चेंज करते हैं। F1 की वैल्यू मैं चेंज करके रख देता हूँ 4 आई कैप, और F2 की वैल्यू कर देते हैं 10 आई कैप, 10 से, ठीक है। 4 न्यूटन 10 न्यूटन, वो वैल्यू आई जी आप लगा, 10 न्यूटन है और ये वाला 4 न्यूटन है। अब करके बताओ मुझे कितना आंसर आएगा। ये पहला वाला पार्ट था, ठीक है, ये हो गया अपना। सेकंड वाला पार्ट बताओ, मैंने सिर्फ फोर्स की जगह बदली, ये 10 न्यूटन है, और सॉरी ये 4 न्यूटन और ये 10 न्यूटन है। अच्छा, तो आंसर कितना आ रहा देखते हैं चैट बॉक्स में। -6 आई कैप एक आंसर आ चुका है। यस यस यस, फटाफट से आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखो सिंपल है, क्या करेंगे, सेम स्टेप्स, F1 वेक्टर प्लस, ये राइटिंग स्टेप्स बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, है ना। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर कितना है अपना 4 आई कैप, आई कैप क्यों, पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस ये वाला 10 आई कैप, लेकिन इसका डायरेक्शन है नेगेटिव, तो इसको देंगे -10 आई कैप, तो 4 - 10 ऑब्वियसली -6 आई कैप। -6 आई कैप का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इसका मीनिंग समझते हैं इन दोनों आंसर का। पहले केस में 6 आई कैप था, मतलब ब्लॉक जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता विद अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, है ना। यहाँ पर -6 आई कैप है, इसका मतलब हुआ ये ब्लॉक जो है इसको इस तरफ नेट फोर्स लगेगा 6 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ मूव करेगा, है ना, अगर रेस्ट पर है तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ये सारी चीजें बताती है, इसलिए वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया अपना एफ नेट वेक्टर का सेकेंड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को, देखता हूँ मैं चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। अच्छा गुड, सभी को आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ये भी आपको क्लियर है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या है डाउट, क्या पूछा है, if we are writing minus sign then why do we have to write I cap since minus already shows the direction। हाँ, अगर रौनक का डाउट ये है कि अगर हम -6 लिख रहे हैं तो आई कैप क्यों लिखना है। अगर मैंने सिर्फ लिखा -6 न्यूटन का फोर्स है तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। माइनस तो ठीक है चलो डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन -6 का मतलब कौन सी डायरेक्शन, क्या ये एक्स डायरेक्शन है, अगर होती तो यहाँ आई कैप आना चाहिए था। अगर ये वाई डायरेक्शन होगी तो यहाँ क्या आना चाहिए था, जे कैप। अगर जेड होती तो यहाँ क्या आना चाहिए था, के। अगर मैंने वो आई जे के कुछ नहीं दिया है, -6 न्यूटन लिखा है, तो अगेन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन इनकम्प्लीट डिफाइन किया है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों वहां पर आई जे के भी जरूरी है। यही तो डायरेक्शन बताता है, आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, these are unit vectors I cap j cap and they specify the direction, unit vectors are important because they specify the direction, है ना। ओरिजिन पे आया तो ओरिजिन पे क्या आना है, अच्छा ये वेक्टर को यहाँ ले ले ऐसा। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताओ क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। सर अगर वो आई 8 आई अगर हमें अगर मैग्नीट्यूड ओरिजिन पे आ गया तो फिर आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे।
Sir, you are not audible. हेलो, हाँ अभी ठीक है? सर यू वर नॉट ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो म्यूट पे चला गया था, आई डोंट नो कैसे चला गया। हाँ, मैं ये बता रहा था, मुझे आपका क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, बट व्हाट आई थिंक कि अगर ओरिजिन से चालू हो रहा है वेक्टर, तो क्या लिखेंगे? तो अगेन 8i का भी लिखेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? 8। लेंथ कितनी है? 8। डायरेक्शन कौन सा है? पॉजिटिव x, तो वहां पर लिख दिया आई कैप। रिवर्स होता तो उसको क्या लिखते? माइनस आई कैप। सिंपल है ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्या आपका डाउट यही था या कुछ और डाउट था? नहीं सर यही था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेंगे, इसको और ढंग से कर लेते हैं, टॉपिक को क्लियर एकदम, क्योंकि ये बेस है, इसके ऊपर आगे के एग्जांपल्स करने हैं आपको। वापस से वही ब्लॉक वाला एग्जांपल। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अभी इसका मुझे नेट फोर्स बताओ। दिस इज F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, व्हाट इज F नेट वेक्टर इन दिस केस? देखो y डायरेक्शन में है, याद रखना है। हाँ, मैंने के वाला केस नहीं लिया है बच्चों, z एक्सिस का, है ना, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ाएगा, इसलिए मैंने वो लिया नहीं है ना। धीरे धीरे हम लोग इसको डिफिकल्ट करते जाएंगे, तब के आएगा, सारी चीज आएगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर फोर्स आपकी तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा, है ना। चलो, करा रहा हूँ, वो वाले एग्जांपल भी कराऊंगा, परपेंडिकुलर फोर्स के एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा वेट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल वो लूंगा मैं, है ना। और फिर हम लोग वेक्टर्स के लॉ पढ़ेंगे, तो हमें ये भी समझेगा कि अगर फोर्स 90 पे नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, तो कैसे सॉल्व करना है ना। पहले ये तो करते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है? 10 न्यूटन ऊपर है, 2 न्यूटन नीचे है, तो नेट कितना आ रहा है? इसका आंसर जल्दी से बता दो मुझे, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 8 जे कैप करेक्ट है, करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर है 10 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर, y, तो ये प्लस जे लिख दिया हमने। प्लस F2 वेक्टर 2 न्यूटन, डायरेक्शन है माइनस जे, माइनस y में जा रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस जे। दोनों जे जे है, एडिशन कर सकते हैं, 10 माइनस 2, ये हो जाएगा 8 जे का। नेट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है, बस मुझे आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करना था, इसलिए ये एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, अब एक और इसी का सिचुएशन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड सिचुएशन लूंगा। वही ब्लॉक है वापस में, ब्लॉक इतना बड़ा नहीं बनाते, एक छोटा सा पॉइंट बना देते। तो ये पॉइंट पास है, एक फोर्स है यहाँ पर 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स है यहाँ पर 10 न्यूटन। तो अब इस केस में वापस से क्या करेंगे, है ना। तो ये जो है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैंने अभी तक आपको वेक्टर एडिशन के लॉ नहीं बताया, हाउ टू ऐड दीज थिंग्स, बट स्टिल मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें हमने ऐसे ही कुछ तो सिमिलर किया था। ठीक है, तो मैं आपको वो वाला तरीका सिखा देता हूँ यहाँ पर। अब ये केस में कैसे करेंगे? F1 इज 10 न्यूटन, F2 इज 10 न्यूटन, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, F1 वेक्टर कितना है? तो ये है 10, डायरेक्शन है y, तो ये हो गया 10 j कैप। F2 वेक्टर कितना है? 10, डायरेक्शन में i कैप, x डायरेक्शन है, ये हो गया 10 i कैप। तो इसको ढंग से लिख देंगे 10 i कैप प्लस 10 j कैप, ये हो गया आंसर आपका। सिंपल है, 10 i कैप प्लस 10 j कैप, दिस विल बी द नेट फोर्स। ठीक है, अब थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बचती है? कि अगर इनमें से कोई वेक्टर ऐसा होगा, तो अभी हम लोग अपना लॉजिक यहाँ नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए मैथमेटिक्स, इसका जो लॉ है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो पता होना चाहिए। तो अभी इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो सारा लॉजिक से हमने वेक्टर कैलकुलेशंस किए, है ना। डायरेक्शन का लॉजिक लगाया, मैग्नीट्यूड्स का लॉजिक लगाया, और हमने सारे कैलकुलेशंस कर लिए।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द लॉज टू ऐड वेक्टर, है ना। तो अपनी टेक्स्ट बुक में सारी चीजें दी है, टेक्स्ट बुक अगर है अभी आपके सामने तो ओपन कर लो। ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखा देता हूँ, फिर हम लोग जाएंगे वापस से बोर्ड पे। देखो हमने ये सब पढ़ लिया है ऑलरेडी। हाँ, यहाँ पर देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो आपके स्क्रीन पे, है ना। तो ये देखो ये ए वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 5 सेंटीमीटर ए बी, बी सी वेक्टर है 7 सेंटीमीटर, तो टोटल ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा 5 + 7 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ए से बी गए 11 न्यूटन का फोर्स लगा ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ फोर्स लगा 5 न्यूटन का, मतलब अपोजिट फोर्स लगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करना है, 11 - 5 हो जाएगा 6। सिंपल वाला एग्जाम्पल था एकदम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये देखो ये दो, पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, ये हो गया पैरेलल एंटी पैरेलल के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये है पहला लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अपना पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अब लॉ क्या है, तो अब यहाँ पर देखो ये एक वेक्टर लिया है, ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो ये एक वेक्टर है इस तरफ, ये दूसरा वेक्टर है इस तरफ। ठीक है, अब इनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे। ये जो दूसरा वेक्टर है ना, इसको हम लोग अरेंज करेंगे बी वेक्टर को। ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। देखो यहाँ पर कुछ तो प्रिंटिंग नहीं हुआ है, ठीक है, आई डोंट नो वो क्या है, लेट इट बी। ओके, तो अभी हम जाते हैं आगे। देखो तो पहला वेक्टर जो था ए वेक्टर वहीं पर है जैसा था वैसा। दूसरा जो वेक्टर था उसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि दूसरे वेक्टर का टेल और इसका हेड ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रिजल्टेंट होगा एडिशन ऑफ these two vector, it will be the third vector which is third side of the triangle. So ये यहाँ पर ट्राइंगल बनाता है। So this law is called as triangle law of vector. स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया है, देन ये देखो यहाँ पर, then vectors of a given type do not act in the same or opposite directions. The resultant can be determined by using triangle law of vector addition and it is stated as follows. तो ये उसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखो क्या है, if two vectors describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, taken in order का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite sense। ठीक है, starting from, ये opposite sense छोड़ दो, starting from point of first vector to the end point of second vector, ये वाला पार्ट याद रखो। ठीक है, इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल लॉ कैसा है, अगर एक वेक्टर इस तरह से है ए वेक्टर, ठीक है, अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे उसमें एक तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे या अपोजिट में थे, एक एक्स्ट्रा मैंने क्या करा दिया, परपेंडिकुलर होंगे तो भी क्या आता है वो करा दिया था, बट वो अब तक कराना नहीं था। तो एक वेक्टर है इस तरह से, दूसरा वेक्टर है ऐसा एट सम एंगल, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है एक वेक्टर खत्म हुआ फिर दूसरा चालू हुआ। इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ से यहाँ तक चला, ओपन ग्राउंड है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए हम लोग, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। So resultant vector C bar will be vector addition of A bar and B bar if A bar and B bar are the two sides of a triangle। ठीक है, so if two vectors of same type का मतलब होता है ये displacement ये भी displacement, ये force पे ये भी force है ना, same type के। So if two vectors of same type are represented in magnitude and direction by
टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल की दो साइड्स बन रही है, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर क्या है, अगर एक वेक्टर है एंड दिस वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा वेक्टर ऐसा है लाइक दिस, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, these टू फॉर्म अ ट्राइंगल साइड ऑफ ट्राइंगल, तो इनका रिजल्टेंट होगा ऐसा, दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगेन ये लॉ है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, इस केस में भी और इस केस में भी सी बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मैंने जनरल एंगल लिया था, यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, कैन ऑल्सो बी 90 डिग्री ऑल्सो, है ना। तो 90 डिग्री के केस में ऐसा ऐसा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस ये वाला हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सवाल ये है कि इस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी। यहाँ पर तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा देंगे, यहाँ पाइथागोरस नहीं चलेगा, तो इसके लिए कुछ लॉ होना चाहिए, कुछ मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या है ये समझा है आपको। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे अगर होगा सिलेबस में तो, है ना। यस, ठीक है। तो इसका लॉ बच्चों मैं देख लेता हूँ, इसका प्रूफ है क्या। यस, आई गेस इसका प्रूफ तो नहीं दिया है, बट स्टिल आई विल टेल यू द फॉर्मूला फॉर इट, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दो तीन चीजें एकदम फटाफट से आपको बता देता हूँ कंप्यूटर से। यस, अगर अपोजिट एरो है तो वो नेगेटिव होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो, है ना। ठीक है, मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ और चीजें पढ़ लेंगे। तो कहाँ गए हम लोग, हाँ। तो देखो, ये अपना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये स्टेटमेंट है, ये नोट डाउन कर लो। अगर टेक्स्ट बुक है तो अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगा तो ये ऐड होता है, ये तो हमने लेसन नंबर 1 में ही सीखा है। Represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of triangle. Drawn in opposite sense, ये छोड़ दो, opposite sense की जगह हम लोग लिखेंगे drawn from, ये वाला हिस्सा जो है ना बच्चों, ये हम इसको ग्रैप कर देंगे। Drawn in opposite sense को हटा के, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा हटा के, इसकी जगह डाल देंगे from starting point of first vector to the end point of second vector, ठीक है। तो इतना वाला हिस्सा हटा के ये वाला ब्रैकेट वाला हिस्सा लिख देंगे हम लोग। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम है और इन लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है इसको, सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ सी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो अभी यही मैंने बोर्ड पे लिखा। चलो अभी इसके जो लॉ है ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, है ना। सो वी विल स्टॉप टुडेज सेशन, और इससे रिलेटेड ज्यादा चीजें हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज फ्राइडे है ना, तो कल का सेशन बच्चों सेम टाइम पे ही होगा आज की तरह, 6 बजे करेंगे, ठीक है।